हेलो दोस्तों, आज मैं ट्रांसलेशन का एक और पीस लेकर के आया हूँ, लेकिन इस बार इंग्लिश टू हिंदी होगा। जो कल आपने देखा था वो हिंदी से अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन आपने देखा था, और आज जो देखने जा रहे हैं वो है इंग्लिश सेंटेंसेस को कैसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। मैंने अपने पहले वाले वीडियो में, इसके ठीक पहले वाला जो हिंदी से इंग्लिश हुआ था, उसमें मैंने बताया था कि हिंदी और अंग्रेज़ी में कोई बहुत अंतर नहीं है। दोनों भाषाओं में कुछ समानताएं हैं और कुछ विषमताएं हैं। तो जब हम एक अभ्यास, ये तो अभी हम अभ्यास के मोड में हैं, लेकिन अगर अभ्यास प्रैक्टिस मोड में न होकर के हम थोड़ा सा इसको सीखने का प्रयास करते, तो आप देखेंगे कि हम जिन जिन बिंदुओं पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो बिंदुओं को अगर आप समझ लेते हैं तो हिंदी मीडियम के बच्चे जो हैं वो अपने मीडियम को भी बदल सकते हैं। यानी आप जुडिशरी को 6 महीने 8 महीने की मेहनत के बाद आप चाहें तो अपने मीडियम को बदल सकते हैं और इंग्लिश में एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी समय से हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं उनको बहुत अच्छी, भले उनका नॉलेज, उनका ज्ञान ज़्यादा है, बहुत अच्छा लिखते भी हैं, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि उनको अच्छे मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं थोड़ा सा, अगर आप अपने मीडियम को बदलना चाहते हैं, तो हम आपका मीडियम बदल सकते हैं। वो आप देख सकते हैं कि इन कुछ छोटी छोटी बातों को आपको समझना है। और ये देखिए, सेंटेंसेस की लंबाई, कभी आपने कई बार हिंदी में डर लगता है, मतलब हिंदी मीडियम के बच्चों को डर लगता है कि मैंने कभी ट्रांसलेशन किया नहीं है, इतने बड़े बड़े ट्रांसलेशन तो हमने किया नहीं कभी, इंटरमीडिएट और उसके बाद ग्रेजुएशन वगैरह में ट्रांसलेशन होता नहीं है, तो फिर हम ये कैसे पकड़ें, कहाँ से पकड़ें। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि सेंटेंस का जो फ्रेम है, उस फ्रेम में आए हुए जो यूनिट्स हैं, उन्हीं यूनिट्स को पकड़ना पड़ता है। तो वो इन यूनिट्स को पकड़ने पर आप देखेंगे कि ये जो है कैसे आसानी से बनने लगते हैं। और कुछ शब्दों का आपको हिंदी में उनका ज्ञान होना चाहिए और कुछ शब्दों का उनका अंग्रेजी ज्ञान भी होना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं कि इसको हम अभ्यास करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। ठीक, आपको अगर दिख रहा हो, आप चाहें तो अपनी स्क्रीन को जूम आउट कर सकते हैं थोड़ा सा, तो और बड़ा दिखने लगेगा। ये डिजिटल बोर्ड ना होने की वजह से थोड़ा समस्या तो है, लेकिन फिर भी इतनी भी बड़ी समस्या नहीं कि आपका काम ना हो सके। ये वर्ड है, पहले मैं पढ़ देता हूँ और मैं इनको शब्दों को भी बताने का प्रयास करता हूँ कि इनकी हिंदी क्या होती है। अबेलमेंट मतलब इज का मतलब यहाँ पे जो वर्ब है, हमने कल बताया था आपको इसके पहले वाले वीडियो में कि वर्ब को पकड़ना बहुत जरूरी, चाहे आप हिंदी में ट्रांसलेशन कर रहे हो, चाहे इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहे हो, सबका जो मतलब पता बताने वाली है, पूरी चीज़ों का पता बता देती है वर्ब। तो यहाँ पे वर्ब जो है वो इज है। ये मैंने इसको रेड से एनसर्कल कर दिया। इसका मतलब है कि बात यहाँ पे वर्ब के पहले जिस चीज़ की हो रही है वो है बेलमेंट। बेलमेंट का क्या मतलब होता है? बेलमेंट का मतलब होता है, आप जानते होंगे, बेलमेंट का मतलब होता है उपनिधान, और डिलीवरी माने होता है परिधान। बेलमेंट मीन्स उपनिधान और डिलीवरी माने परिधान, गुड्स माने माल, आप जानते हैं। पहले पढ़ लेते हैं। A bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose। देखिए, मैं पढ़ भी वैसे ही रहा हूं। आप देखिए, मेरे जो ब्रेथ पॉजिंग है, मेरी जो सांसें रुक रही हैं जहां जहां पे, वो यूनिट्स अपने आप निखर के सामने आ रही हैं। और इसमें कॉमा भी लगा हुआ है, लेकिन अगर कॉमा ना भी लगा होता तो भी ऐसे ही हम लोग बोलते हैं। बोलने का जो ढंग है वो सारी यूनिट्स को अलग अलग करना, इसीलिए रीडिंग भी एक स्किल है। तभी बोलते समय एक एक बात उभर के सामने आ जाती है, सब निखर जाती है, सारी बातें, सब मतलब निकल आता है। अ बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल, व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, बी रिटर्न्ड और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन्स डिलीवरिंग देम। The person delivering the goods is called the bailor and the person to whom they are delivered is called the bailee। ये कुछ शब्द आए हैं इसमें, आप देख लीजिए। तो बेलमेंट माने आप चाहें तो अपने रफ कार्य में भी वहीं पे कर सकते हैं। बेलमेंट का मतलब होता है उपनिधान। क्या होता है? उपनिधान। इन शब्दों को आप अपने एग्जाम देते समय भी आप ऐसा कर सकते हैं, जल्दी जल्दी कुछ एक आध 30 सेकंड 40 सेकंड में,
कोई बहुत टाइम नहीं लगता है, आराम से कर लेंगे। डिलीवरी माने परिधान, डिलीवरी माने गुड्स माने माल, इन शब्दों को कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट आप जानते हैं, कॉन्ट्रैक्ट माने संविदा, आप विधि के बच्चे हैं तो आप लोग को पता है संविदा, है ना। पर्पस माने क्या होता है, प्रयोजन। ये कई बार आप लोग हिंदी में भी बोलते हैं, किस प्रयोजन से आप आए हैं, क्या पर्पस है आपका, उद्देश्य, मकसद। अकम्प्लिश माने पूरा होना, पूर्ण होना, पूरा करना, है ना। रिटर्न माने वापस करना, और डिस्पोज ऑफ माने होता है व्ययनित करना, व्ययनित करना, व्ययनित करना। क्या, डिस्पोज ऑफ माने व्ययनित करना। अकॉर्डिंग टू के अनुसार, डायरेक्शंस माने निर्देश। अब इसमें देखिए आप सारी चीजें निकाल के बाहर ले आ लिए। डिलीवरिंग, डायरेक्शंस माने निर्देश, डिलीवर का मतलब एक बार आपने देख लिया है, ये वर्ब के रूप में फॉर्म हो रहा है, मतलब हालांकि वर्ब मतलब वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है यहाँ पे, लेकिन आईएनजी लगा हुआ, मतलब उसी वही शब्द है ये। डिलीवर माने परिधान किया जाना या परिदत्त किया जाना, परिधान या परिदत्त किया जाना। अब ऐसा कोई वर्ड इसमें नहीं है जो आपको अब नहीं आ रहा है ना। हाँ, बेलर माने उपनिधाता, उपनिधाता यानी जो बेल को करता है, जो बेल देता है, और जिसके लिए बेल दी जाती है वो बेली कहलाता है। उपनिहिति, इसको अंडरलाइन भी कर देते हैं, है ना, ये और ये, और पर्पस ये डिलीवर गुड्स कॉन्ट्रैक्ट, आपने हमने सब किसको पूरा एकदम वर्क कर लिया, एक मोटा मोटा रफ कार्य हमने कर लिया। और बेली माने होता है उपनिहिति, यहां पे आप कर सकते हैं उपनिहिति, उपनिहिति। ये देखिए शब्द आपके पास इतनी जानकारी। अच्छा, चूंकि जो जुडिशरी के पेपर्स हैं वो ये नहीं है कि वो लॉ से ही संबंधित ट्रांसलेशन होंगे, वो कहीं से भी दे सकता है, लेकिन ये भी ऐसा नहीं कि नहीं वो अदर देन लॉ से देगा, ये भी जरूरी नहीं है। बहुत ज्यादा देखा जाता है कि वो लॉ से ही दे देता है, चाहे वो कहीं किसी एक्ट का एक्सप्लेनेशन दे दे, आईपीसी उठा लेगा, उसके किसी एक्सप्लेनेशन को उठा लेगा, किसी जर्नल का दे देगा, कोई अगर न्यूज़पेपर से कोई लीगल इश्यू का है, लीगल इंपॉर्टेंस का है, तो उससे दे देगा, कहीं से भी दे देगा, इससे कोई बहुत मायने नहीं रखता है। मायने जो रखता है वो आपको सिस्टम समझने की बात होती है, उसको आप पकड़ते चलेंगे और बात बन जाएगी। जैसे कल बनी थी वैसे ही उंगली रखते ये भी बन जाती है। बस आपको शब्दों को पकड़ना है। पहले मैंने बताया कि आपको पकड़ना है वर्ब को, वर्ब माने है इज। देखिए एक छोटा सा शब्द क्रिया, एक छोटा सा वर्ड इज कैसे आपको पैसेज पे पकड़ बनवा रहा है, ये आप देखने वाली बात होगी आपके लिए। तो इज माने है या होता है, ये इज माने टू बी क्रिया है, इज माने है या होता है। अब क्या है या क्या होता है, तो कह रहा है बेलमेंट। बेलमेंट माने उपनिधान, यानी उपनिधान होता है। अच्छा, हिंदी में तो ऐसे ये देखिए आप जरा अगर इसको अंग्रेजी में करेंगे तो आप कहेंगे उपनिधान होता है, तो फिर सवाल करेंगे क्या होता है, परिधान होता है, उपनिधान होता है परिधान माल का। तो आप ऐसे अगर इस तरह इंग्लिश के क्रम में करेंगे तो टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि पहले कर्ता बोलिए और हिंदी में क्रिया लास्ट में आती है। जैसे राम सामान लेने के लिए बाजार जा रहा था, तो यहां पे वर्ब जा रहा था अंत में आई। उसी प्रकार यहां पर इज, जैसे राम उच्च घरानों से ताल्लुक रखने वाला एक इज्जतदार व्यक्ति है, अंत में आया है। तो है जो शब्द आ रहा है वो आ रहा है बाद में, आपको इसी बात पर ध्यान देना है। तो आप हिंदी में इज को लास्ट में ले जाएंगे, तो कहिए उपनिधान, है ना। अब यहां से शुरू करते हुए प्रीपोजिशन ये सब करते हुए आप यहां तक आएंगे, है ना, क्योंकि यहां पे आ रहा है कंजंक्शन, दैट कंजंक्शन आ रहा है। आप देखिए यहां तक आएंगे तो कहेंगे उपनिधान एक व्यक्ति द्वारा, उपनिधान एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को, उपनिधान
एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को, अनदर माने दूसरे पर्सन को, दूसरे व्यक्ति को, सम माने किसी, पर्पस माने प्रयोजन, किसी प्रयोजन से या किसी प्रयोजन के लिए, है ना। उपनिधान एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन से, किसी मकसद से, किसी उद्देश्य से, किसी प्रयोजन से, इस संविदा पर, इस संविदा पर, इस संविदा पर, अब आप बता दीजिए, इस संविदा पर इस संविदा पर माल का परिधान है, इस संविदा पर माल का परिधान है। अब आएगा कि, फिर से इसको एक बार मैं आपसे कराता हूं, आप देखिए। बेलमेंट क्या है? बेलमेंट डिलीवरी ऑफ गुड्स है, यानी माल का परिधान है। अब आप इसको ऐसे छोटा छोटा काट लीजिए तब भी दिख रहा है। बेलमेंट क्या है? डिलीवरी ऑफ गुड्स, माने माल का परिधान है। और ये माल का परिधान किसके द्वारा हो रहा है? एक पर्सन के द्वारा हो रहा है, किसी व्यक्ति के द्वारा हो रहा है। किसको हो रहा है? दूसरे व्यक्ति को हो रहा है। किस लिए हो रहा है? किसी पर्पस से हो रहा है। किस बात पर, किस तरीके से हो रहा है? तो कह रहा है कि अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, एक इस संविदा पर हो रहा है। तो वो संविदा क्या है? आगे बताने जा रहा है। दैट दे शैल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, इस संविदा पर कि जब वह प्रयोजन पूरा हो जाएगा। तो अभी एक बार फिर से मैं आपको इसके पहले वह ऊपर वाले पे आता हूं, उसको फिर से करिए। बेलमेंट क्या है? इसको इसलिए बार बार करा दे रहा हूं कि जिससे कि आप ऐसे अभ्यास करेंगे। इज आया क्रिया, तो क्रिया के पहले करता बेलमेंट, यानी उपनिधान। आप अगर यहां से शुरू करें कि माल का परिधान है, तो ये बातें, ये बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर सम पर्पस, ये वाला हिस्सा इससे पहले आने वाली चीजें हैं। इसलिए अगर इसको करेंगे तो हिंदी का सेंटेंस क्रम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए पहले इसको करते हुए तब इस पे आइए। देखिए, उपनिधान एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी मकसद से सामान का परिधान है। एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को किसी मकसद से, किसी प्रयोजन से माल का परिधान है। और कैसे है? इस संविदा पर है। माल का परिधान इस संविदा पर है, अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ऐसे नहीं डिलीवर कर दिया जाएगा। इस संविदा पर है ना, माल का परिधान इस संविदा पर, अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट माने इस संविदा, इसमें इसकी कोई इंग्लिश नहीं है, लेकिन अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट आने से वो संविदा एक ही होगी। इसलिए इस संविदा पर है कि, ये कंजंक्शन आ गया, देखिए, दैट दे शैल, है ना, दे शैल माने उन्हें, उनको। अब ये बीच में कॉमा लग गया, तो आप जो ये हिस्सा, ये क्लॉज बच रही, इसको आप यहीं पे इसका काम तमाम करिए, इसको यहीं पे निपटाइए कि उन्हें या वे, जब प्रयोजन पूरा हो जाएगा तो उन्हें क्या कर दिया जाएगा? रिटर्न्ड और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। तो उन्हें परिधान करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार, उन्हें माने किसे? माल को। उन्हें परिधान करने वाले, डिलीवरिंग माने परिधान करने वाले व्यक्ति के निर्देशों, देखिए उंगली ही रख रहे हैं, परिधान करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू माने के अनुसार, के अनुसार। अब यहां कह रहा है वापस अथवा, रिटर्न माने वापस, वापस अथवा व्ययनित कर दिया जाएगा, है ना, इस निर्देश पर वो, ये जो है डिलीवरी ऑफ गुड्स, यही है। तो बेलमेंट क्या होता है? फिर से एक बार आप देख लीजिए। आप इसको लिखना चाहें तो अब हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। अब लिख करके देते हैं, देखते हैं। तो शब्द तो आपके सामने हैं और एक करके आप लिख लीजिए। आइए देखते हैं। उपनिधान आप चाहें तो यहीं से उठा सकते हैं।
और चाहे तो आप यहां से उठाइए, दोनों में से कहीं से भी उठाया जा सकता है। उपनिधान एक व्यक्ति द्वारा, उपनिधान एक व्यक्ति द्वारा, यानी ये वाला हिस्सा आपने निकाल दिया। अब दूसरा बचा टू अनदर, दूसरे व्यक्ति को। उपनिधान एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को। अब फिर क्या बचा? फॉर सम पर्पस, किसी प्रयोजन से, किसी प्रयोजन से, किसी प्रयोजन से इस संविदा पर, है ना, किसी प्रयोजन से इस संविदा पर, ये देखिए सामान का परिधान है, और चाहे तो इसको यहां पूरा करके ही कर सकते हैं। इस प्रयोजन से संविदा, किसी प्रयोजन से इस संविदा पर माल का, गुड्स माने माल, माल का परिधान है। इस संविदा पर माल का परिधान है कि, अब आपका ये आ गया, दैट वे, दैट माने कि, और दे माने वे, वे माने माल, है ना, वे या उन्हें, उन्हें, दे माने उन्हें, और शैल माने बाद में अभी आएगा, क्योंकि इस, ये जो शैल है ना, ये सहायक क्रिया है, इसकी क्रिया, इसकी रियल वर्ब आ रही है शैल बी रिटर्न्ड। ये बीच में क्लॉज आई है, ये शर्त लग रही है, ये शर्त लग रही है, व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, ये शर्त है। अन्यथा सेंटेंस होता दे शैल बी रिटर्न्ड और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ। ये सेंटेंस एक्चुअल सेंटेंस है कि दैट दे शैल बी रिटर्न्ड और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ, तो ये सेंटेंस है। लेकिन बीच में क्लॉज का, यही जो है लॉ के जो सेंटेंसेस है काफी बड़े हो जाते हैं, इसीलिए इसको समझना जरूरी होता है। तो आपको भी कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। इस संविदा पर माल का परिधान है कि उन्हें कब, उन्हें कब, उन्हें तब रिटर्न कर दिया जाएगा, कब, उसके बाद, उसके पहले बीच में एक ये टाइम क्लॉज दे, ये टाइम क्लॉज दे रहा है। उन्हें, आप भी लगा दीजिए कॉमा, उन्हें जब प्रयोजन पूरा हो जाएगा, उन्हें जब प्रयोजन पूरा हो जाएगा। अब आपका ये कॉमा लगाना, तो ये जो कॉमा लगा है, उन्हें वापस कर दिया जाएगा। ये देखिए, यानी क्रिया, एक्चुअल सेंटेंस तो यही था ना कि दे शैल बी रिटर्न्ड और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ, या तो उन्हें जो है वापस कर दिया जाएगा, और या उसे व्यायनित कर दिया जाएगा। कब व्यायनित कर दिया जाएगा? जब मकसद पूरा हो जाएगा। तो इसको क्या करते हैं ये लोग लॉ में कि एक क्लॉज के भीतर क्लॉज घुसेड़ देते हैं, एक उपवाक्य में दूसरे उपवाक्य को घुसेड़ करके सेंटेंस एक बना देते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप इन क्लॉजेस को समझ ले, कभी मौका लगे तो कभी आप इसको समझ लीजिए, तो ये बड़ा सरल हो जाता है। और मैं सच बताऊं कि अगर ये समझ में आ जाए तो आपको इंग्लिश ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, हिंदी उतनी समझ में नहीं आएगी। ये सच है। ये जो ऐसे आपने सुना भी होगा कि हाँ यार इंग्लिश सरल है और अंग्रेजी कठिन है, तो ये सत्य है कि हिंदी कठिन है और संस्कृत और भी कठिन है, लेकिन इंग्लिश सरल है। कई मामलों में जब आप पूरे शब्दों के आपस में तालमेल को समझते हैं तो ये सच में सरल लगती है। तो एक बार फिर से देखिए कि उन्हें जब प्रयोजन पूरा हो जाएगा या हो जाए, है ना, जब प्रयोजन पूरा हो जाए, व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश, जब प्रयोजन पूरा हो जाएगा तो उन्हें क्या किया जाएगा? उन्हें वापस कर दिया जाएगा अथवा व्ययनित कर दिया जाएगा। तो कैसे व्ययनित किया जाएगा? अब ये उसका एक तरीका बता रहे, तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। तो पूरा हो जाए, फिर यहां आप कॉमा लगा दीजिए। ये अब उन्हें, ये देखिए, उन्हें परिधान करने वाले व्यक्ति, उन्हें, बड़ा सरल है, परिधान करने वाले व्यक्ति, उन्हें परिधान करने वाले व्यक्ति के
देखिए उल्टा ही चल रहा है, परिधान करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार, उल्टे चलता है इंग्लिश में। व्यक्ति के, परिधान करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार, उस व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार दो काम किया जाएगा, या तो वापस कर दिया जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा, अन्यथा उसे व्ययनित कर दिया जाएगा। तो आप लिख दीजिए निर्देशों के अनुसार वापस अथवा व्ययनित कर दिया जाएगा। देखिए बन गया। अब ऐसे देखने में सच में हिंदी भी देखिए तो हिंदी भी बड़ी लग रही है, अंग्रेजी देखिए तो अंग्रेजी बड़ी लग रही है, लेकिन अगर दोनों के शब्दों के आपसी तालमेल को देखिए तो न हिंदी बड़ी है न अंग्रेजी बड़ी है। अभी इसको मिटा दूं, इसका ट्रांसलेशन करूं तो यही सामने आ जाएगा। अगर मैं इस अंग्रेजी को निकाल दूं, हटा पूरा मिटा दूं यहां पे, और इसका ट्रांसलेशन करने बैठूं तो फिर अंग्रेजी ऐसे ही बन जाएगी। क्यों? क्योंकि सिस्टम वैसा है। उपनिधान एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन से इस संविदा पर माल का परिधान करना है। परिधान करना यहां क्रिया है, डिलीवर माने परिधान करना, थोड़ा सा चूक हो गई, वर्ब है ना, परिधान करना, परिधान करना। फिर से देखिए, उपनिधान यानी बेलमेंट। उपनिधान एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन से इस संविदा पर माल का परिधान करना है कि उन्हें जब प्रयोजन पूरा हो जाए, परिधान करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार वापस अथवा व्ययनित कर दिया जाए। देखिए कितना सटीक सेंटेंस बना है। इसमें मेरा अपना कुछ नहीं, बस इसमें छोटे छोटे शब्दों की पहचान, और वो हिंदी और अंग्रेजी का सिस्टम है। शायद आप इसको 2-4 बार, मैं फिर बार बार कहूँगा कि जब आप अपना ट्रांसलेशन करने बैठे तो आप इसको मानक बना लीजिए, और कम से कम 2-3 बार इसी पर हमारे जैसे हम बोले हैं, जैसे हम दिखा रहे हैं वैसे आप इसको समझिए, और फिर नया पैसेज आप लेके बैठिए, और फिर उसके बाद उसको जैसे मैंने बताया उन्हीं शब्दों को पकड़ने का प्रयास करिए। तो देखिए कि आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और ये जो परीक्षा सामने आपके खड़ी है मेंस की, इसमें आप डेफिनेटली कुछ बड़ा करेंगे। अगर 60 नंबर भी ले आए तो मैं बड़ा खुशनसीब समझूंगा, अच्छा लगेगा मुझे कि मैंने आपके लिए वीडियो बनाया। और आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि अंग्रेजी में आपके नंबर अगर 100 में से 60 से 70 तक जा रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो कल प्रेसी के लिए भी बनाऊंगा, उसमें भी आपको कुछ चीज़ें पहचान बताऊंगा। आप देखिएगा प्रेसी जितनी बड़ी बड़ी होती है संक्षेपण, वो आपको बड़ा सरल लगेगा, बहुत ईजी, आप इजीली उसे कर पाएंगे। एक सेंटेंस और बचा, इसको देख लिया जाए। लिखा है द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड द बेलर। ये देखिए इज कॉल्ड, ये वर्ब आई है, इज कॉल्ड, कहा जाता है। इज कॉल्ड, कॉल माने बोलना, कॉल माने कहना, इज कॉल्ड यानी इसका मतलब है कि यहां तक हमारा सब्जेक्ट है। पकड़ लीजिए आप इसको। तो माल को डिलीवर करने वाले व्यक्ति को, लिखते भी चलिए, माल को, माल का परिधान करने वाले व्यक्ति को, माल का परिधान करने वाले व्यक्ति को, माल का परिधान करने वाले व्यक्ति को। अब आप ये क्रिया बाद में आएगी तो हिंदी में क्रिया बाद मिलाना है, ये फुल स्टॉप हो रहा है। बेलर माने उपनिधाता, माल का परिधान करने वाले व्यक्ति को उपनिधाता, उपनिधाता कहा जाता है। कितना सरल है भाई, उपनिधाता कहा जाता है। फिर देखिए दूसरा सेंटेंस, द पर्सन टू whom दे आर डिलीवर्ड, वह व्यक्ति, द पर्सन जैसे आए टू whom, हु बीच में, तो वह अपने इसमें द माने फिर हिंदी अर्थ निकलेगा वह व्यक्ति, वह व्यक्ति, टू whom माने जिसे, टू whom माने जिसे, वह व्यक्ति जिसे, दे माने माल, ये देख लिए वही आ रहा है, उसे, वह व्यक्ति जिसे ये सब, दे माने वही मतलब गुड्स, जिसे ये सब
दिया जा रहा है, डिलीवर माने परिधान किया जा रहा है, परिधान किया जाता है, वह व्यक्ति जिसे ये सब परिधान किया जाता है क्या कहलाता है? इज कॉल्ड। अब देखिए यहां पे आया इज कॉल्ड, बेली माने उपनिहिति, उपनिहिति कहलाता है। यहां देखिए यहां भी घुसेड़ दिया एक में दूसरे। भाई ऐसे कह सकते कि वह व्यक्ति उपनिहिति कहलाता है जिसे ये सब दिया जाता है, तो बड़ा सरल हो जाता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये देखिए अगर वो चाहता तो ये भी कह सकता था ना कि जिसे ये सारी चीजें, ये माल दे दिया जाता है उसे उपनिहिति कहा जाता है, लेकिन उसने नहीं कहा, उसने इसी के अंदर ही इंसर्ट कर दिया, वह व्यक्ति जिसे ये सब परिधान किया जाता है उपनिहिति कहलाता है। तो आप देखिए कि ये कुछ सिस्टम समझने के बाद चीजें आसान हो जाती हैं। और मेरी शुभकामनाएं, आप ये ट्रांसलेशन करिए, बार बार इसको देखिए, 2-4 बार देखने से 1-2 बार पहले देख करके और उन शब्दों पर जरूर जाइए जैसे जैसे मैंने पकड़ा है। वर्ब पकड़िए, सब्जेक्ट पकड़िए, फिर उसका ऑब्जेक्ट पकड़िए, और जैसे आपको नहीं पकड़ में आएगा तो वीडियो देखिए, देख करके आप उनको समझने का प्रयास करिए। मैं एक बात आपको बता दूं थोड़ा सा इसमें, कि यहां पे देखिए जो वर्ब है ना वो कितना वही सब कुछ सारा पता बता रही है। देखिए कह रहा है कि बेलमेंट, आप अगर इसको ऐसे पकड़ते चलिए तो आपके लिए और सरल हो जाएगा। उपनिधान होता है परिधान माल का। अब आप अपने हिसाब से इतना जब समझ में आ रहा है तो हिंदी सेट कर लीजिए, उपनिधान माल का परिधान होता है। लेकिन इतने से काम होगा नहीं, क्योंकि ये देखिए सब कॉमा लगे हुए हैं, सब बड़े हुए हैं, तो आप एक के बाद एक ही उनको जोड़ पाएंगे, लेकिन अर्थ समझ में आ जाएगा। माल का परिधान होता है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन से, इस कॉन्ट्रैक्ट पर कि जब यह प्रयोजन पूरा कर लिया जाएगा तो उन्हें यानी माल को वापस कर दिया जाएगा अथवा उन्हें व्ययनित कर दिया जाएगा। किसके अनुसार? डिलीवर करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार। ये देखिए डिलीवर करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू माने के अनुसार। बन गया, खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं इसमें। फिर देखिए द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स, वह व्यक्ति जो माल को डिलीवर कर रहा है, बेलर कहलाता है। बेलर मतलब होता है उपनिधाता, उपनिधाता कहलाता है। और पर्सन टू हुम दे आर डिलीवर्ड, और वह व्यक्ति जिसे यह माल दे दिया जाता है, द पर्सन वह व्यक्ति जिसे इन्हें दिया जाता है, बेली कहलाता है। बेली माने उपनिहिति कहलाता है। आप इसको सुनिए और सुन करके अब नया एक पैसेज आप ट्राई करिए, और ट्राई करने के बाद अगर आपको कमेंट में लगता है कुछ और तो आप तुरंत इमीडिएट कमेंट करिए, मैं देखता हूं कमेंट, और अगर आपको लगता है मैं इमीडिएट आपके सामने आ जाऊंगा। ऐसे ही आऊँगा, आपकी बातें अगर मेरे कमेंट के रूप में मेरे सामने रहेंगी तो मैं उन बातों को ध्यान में रखते हुए, आपकी चर्चा करते हुए, आपका नाम, आपका जिक्र करते हुए मैं चर्चा करूंगा, और आपको लगेगा कि गुरुजी हमारे सामने ही है और हमारी बात हो रही है। थैंक यू वेरी मच। फिर कल मिलते हैं प्रेसी के साथ।